अस्सलाम वालेकुम। रोज शरीफ पढ़ लें। कितना लिख लिया था? नंबर 3 4 डोनेशंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन मिल रही है तो डोनेशन किसी ख़ास पर्पस के लिए भी हो सकती है और वैसे ही जनरल इस इदारे को भी डोनेशन भी हो सकती है। जैसे शौकत खानम चले, शौकत खानम को लोग वैसे भी डोनेशन देते रहते हैं उनके रनिंग एक्सपेंसेस के लिए, और अगर इश्तिहार आता कि शौकत खानम बन रहा है लेट्स से शावर में, तो फिर डोनेशन किस बात की? फिर कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर जो डोनेशन देता वो स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए देता। तो अगर डोनेशन मिल रही है किसी स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक फंड के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल जो मैंने भी हॉस्पिटल की मिसाल दी, अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए ना फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक फंड बना लेती है। जैसे वो डैम फंड, और वो डैम फंड था ना, एक डैम फंड, तो या और फंड इसी तरह के। तो अगर किसी खास पर्पस कंस्ट्रक्शन के लिए है वो, तो वो उस पर्पस के नाम के साथ एक फंड बन जाएगा। जो डोनेशन उस फंड के लिए मिलेगी वो उस फंड में क्रेडिट हो जाएगी, और यकीनन कैश ही मिल रहा होगा, और जिस भी काम के लिए ये फंड बना हुआ है वो फंड क्रेडिट हो जाएगा। मैंने तो वर्ड फंड की वजह से एक मिसाल दी है। हाँ? नहीं नहीं, आप पूछें पूछें, मैंने कब इतराज़ किया है, पूछें आप। उसकी लीगल हैसियत मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट के फंड्स नहीं होते, वो गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड हो सकता है कि जी ये फंड बनाया है, हम भी इसमें पैसे डाल रहे हैं, आप भी पैसे डालें। गवर्नमेंट ही का कोई नुमाइंदा इसको ओवरसी कर रहा होगा। तो फंड तो किसी भी ट्रस्ट एक्ट के तहत बनता होगा, या और भी हो सकता है, कोई लीगल डिटेल होती हो। किसी भी काम के लिए कोई पैसे जमा होना, ये फंड होता है। किस लॉ के तहत बन रहा होता है पता नहीं, होते होंगे लॉज के लिए, मतलब मुझे जो एक पता है वो ट्रस्ट एक्ट के तहत बन रहे होते हैं। हो सकता है कि और भी लीगल चीज़ें हों। वो भी इसी में है कि जो मस्जिद के रेगुलर ख़र्चों के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, वो बिजली के बिल के लिए, इमाम साहब की तनख्वाह के लिए, जो वहाँ खिदमत के हैं उनकी तनख्वाह के लिए, वो रेगुलर ख़र्चे हैं। और अगर उसमें कंस्ट्रक्शन होनी है फिर जो पैसे दे रहे हैं तो एक स्पेसिफिक फ़ंड हो जाएगा। और अगर डोनेशन बस वैसे ही है, जनरल डोनेशन है, कोई कोई नो स्पेसिफिक रीज़न, बस वैसी डोनेशन है जी, तो फिर ये डोनेशन यकीनन इस ऑर्गेनाइजेशन को ही बस अपने खर्चे पूरे करने के लिए मिली होगी, कोई ख़ास रीज़न नहीं बताया, बस डोनेशंस। तो ये डोनेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इनकम होगी, मोस्टली कैश ही मिल रहा होगा, कोई और एसेट भी मिल सकता है, और डोनेशन इनकम क्रेडिट, तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है।
यार ये एसी चल रहा है, वो दरवाज़ा बंद कर दे। ये कोई नया क्लासरूम बना है? लाइब्रेरी थी ये? लाइब्रेरी वाला कैमरा? अच्छा वो वाला, हाथ ला दें कैमरे को देख। डोनेशंस अगर किसी स्पेसिफिक फंड के लिए मिल रही हैं तो कैश, डेबिट, जो भी फंड है वो क्रेडिट, और अगर कोई खास रीज़न नहीं है तो फिर ये इनकम है। ये इनकम नहीं है। फंड एक बैलेंस शीट आइटम होगी, बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटीज़ में, इनकम इसमें से कुछ नहीं बनी। अगर किसी रीज़न के बगैर डोनेशन है, जस्ट डोनेशन लिखी हुई है, तो वो इनकम है। जी, डोनेशन में मिल तो कुछ रहा होगा ना, क्या मिल रहा होगा? लोग कुछ दे रहे होंगे, तसलियां तो नहीं दे रहे होंगे ना, कुछ दे रहे होंगे ना, पैसे दे रहे होंगे या कुर्बानी की खालें दे रहे होंगे, तो कुछ तो मिल रहा होगा ना। कोई हो सकता है फर्नीचर दे दे, कोई यूपीएस दे दे, तो जो भी मिल रहा है वो डेबिट। डोनेशन में सर्विस नहीं, मुझे बात नहीं समझ आई। नहीं, उसकी तो वो तो कोई डोनेशन नहीं है, बस ठीक है, कोई बहुत काम कर रहा है उसकी कोई अकाउंटिंग कोई नहीं है। डोनेशन में कोई रिसोर्स मिल रहा होगा, कैश मिल रहा होगा, कोई फर्नीचर दे रहा होगा, कोई एसी लगवा रहा होगा, कोई रिसोर्स मिल रहा होगा। सर्विस तो बस सर्विस दे रहा है कोई, तो कोई रिसोर्स मिल रहा है तो उसकी हम कोई अकाउंटिंग करने लगे। तो डोनेशन में, डोनेशन कैश की शक्ल में भी हो सकती है, नॉन कैश भी हो सकती है। जैसे हॉस्पिटल बन रहा होगा तो उसके लिए बहुत सारा इक्विपमेंट भी चाहिए, तो हो सकता है कोई इक्विपमेंट ही दिलवा दे, तो वो भी जस्ट जनरल डोनेशन है। तो डोनेशन अगर कोई ख़ास रीज़न नहीं है तो वो डोनेशन इनकम है, और अगर किसी ख़ास फंड के लिए है तो फिर वो फंड क्रेडिट होगा, इनकम नहीं है यहाँ पर कोई। अच्छा, ये तो हो गया ना किसी ख़ास मकसद के लिए, जैसे बिल्डिंग है। इसके अलावा भी डोनेशंस हो सकती हैं। डोनेशन की हेडिंग में यूँ शाखें तो बस ये 2 बनानी थी। हो सकता है डोनेशन मिली हो फॉर एनी स्पेसिफिक एक्सपेंस। मिसाल के तौर पे मेडिकल फंड, जैसे अगर एक बिज़नेस है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, तो जो सीनियर एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मशवरा दिया कि फ़ंड बनाएं, हम सब लोग उसमें पैसे जमा किया करेंगे, तो जो गरीब एम्प्लॉयज़ हैं उनके मेडिकल के लिए इसमें से पैसे इस्तेमाल कर लिया करना। या उस इदारे के सीनियर एम्प्लॉयज़ नहीं, सारे ही जूनियर एम्प्लॉयज़ थे, तो किसी और जो भी मुखय्यर हज़रात थे, डोनर्स थे, उन्होंने कहा कि हम आपको डोनेशन देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का मेडिकल आप उससे मेंटेन कर लें। इसी तरह से जो मस्जिद की मिसाल दे रहा था, तो जो मस्जिद में इमाम साहब हैं और उसके अलावा भी सफाई के लिए भी खिदमतगार होते हैं, उनकी भी तो तनख्वाहें जानी है, उनके भी घर का खर्चा जाना है, तो उसके लिए हो सकता है कोई मुख्तस कर ले कि जी मैं इस मेडिकल फैसिलिटी को मैं अपने ज़िम्मे ले लेता हूँ। तो हो सकता है कि लोग कोई डोनेशन दें किसी ख़ास एक्सपेंस के लिए, तो उस सूरत में फिर जब डोनेशन मिला करेगी तो उस एक्सपेंस के नाम का फंड बन जाएगा, कैश, डेबिट। मैंने मिसाल दी है मेडिकल फंड, तो वही मिसाल लिख रहा हूं, वो फंड क्रेडिट। और जब इसमें से एम्प्लॉयज़ के ऊपर मेडिकल फैसिलिटीज़ पे खर्चा हो जाया करेगा, तो ये जो बनाया था ये डेबिट, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को तो कोई खर्चा ही नहीं पड़ रहा ना। देखें, इस ऑर्गेनाइजेशन को तो कोई खर्चा ही नहीं पड़ रहा। उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा अच्छा इसमें और इसमें मैं फ़र्क कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा जब बिल्डिंग बन जाएगी तो क्या होगा वो आगे चल के बताऊंगा। ये कोई स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म फंड है जो बिल्डिंग मैंने कहा, इसमें जो पैसा मिला ये उस बिल्डिंग फंड में गया
फिर बाद में जब बिल्डिंग बन जाएगी तो क्या क्या होगा ये इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये किसी रनिंग छोटे मोटे पर्पस के लिए पैसे दे दिए, जैसे मैंने मिसाल मेडिकल की दी है, तो उसके लिए एक फंड अलग बना, उसी में पैसे आएंगे और खर्च करने होंगे तो उसी में से ही निकल जाएंगे, ना वो इदारे की इनकम ना वो इदारे का एक्सपेंस। जितना पैसा उसमें जमा हुआ होगा जब खर्च करना होगा तो उसी में से निकाल के खर्च कर देंगे जी। हाँ जी, जब खर्चा हो जाएगा असल में खर्चा हो जाएगा तो ये वाला फंड डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्या नहीं होगा ही नहीं ना, और अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जेब से जाएगा तो वो एक्सपेंस बन जाएगा। फिर अगर उस इदारे को अपनी जेब से देना पड़ा तो वो अलग एक्सपेंस बन जाएगा। ये हैं डोनेशंस। जी जी, है एम्प्लॉई ने। अच्छा, इन मिसालों में ना आप ऑर्गेनाइजेशन वही रखिएगा जो नॉन प्रॉफिट है। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से फिर बता दूं, इससे ये मत समझें लोग कि ये सारा काम मुफ्त करते होंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वो है जो ओनर्स पैसा ड्रॉ नहीं कर रहे एज प्रॉफिट, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वरना उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक्टिविटीज चलाने के लिए कहीं से तो पैसा लाना है ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं से तो अर्न करते होंगे, तो ये अर्निंग कर रहे होंगे ये। अब बोलिए। यानी एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसके एम्प्लॉय का चेकअप सब फ्री है, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर्स वहीं हैं, सारे वहीं मौजूद हैं। डॉक्टर को कौन सा उस वक्त 200 रुपये फीस दे के चेक करा रहे होंगे, वो डॉक्टर्स वहीं हॉस्पिटल के अंदर ही बैठते हैं, जाके पर्ची बना के चेक करवा के आ जाएगा। या तो ना कोई असल में खर्चा होना हो तो वहीं बैठे हुए हैं डॉक्टर्स, वहीं सैलरीड हैं, वहाँ बैठे हुए हैं डॉक्टर्स। तो अगर एम्प्लॉय ने जाना होगा तो पर्ची बना के जाके चेक करके आ जाएगा। खर्चा इसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस तो होंगे ना, उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए तो सारा कुछ ये इनकम्स बन रही हैं। उस इदारे को चलाने वाले लोग शायद डोनेशन, वो अपना सब्सक्रिप्शन दे रहे होंगे, डोनेशंस आ रही होंगी, या वो जो प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी था वो चल रहा होगा। खर्चे तो इस इदारे में हो रहे होंगे, सैलरीज वगैरह सब होंगे। डोनेशंस नोटेड। कितने नंबर लिख लिए? 4। लाइफ मेंबरशिप फीस, ज्वाइनिंग फीस भी कह सकते हैं इसको, है वैसे डिफरेंट चीजें दोनों, लेकिन नेचर के एतबार से ऐसे ही है कि ज्वाइनिंग करते हुए बस वन टाइम पे हो रहा है, और लाइफ मेंबरशिप भी यही है कि बस एक दफ़ा पे करना है। मेंबरशिप फीस जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन रहा है। अच्छा, अब इसमें मैं मिसाल ले लेता हूँ, वो स्पोर्ट्स क्लब या लाइब्रेरी जो किसी एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बनी हुई है या किसी कमर्शियल ऑफिस एरिया वहाँ पर बनी हुई है, तो उस लाइब्रेरी में जो भी आके बैठ के पढ़ता होगा, कभी अगर आप में से कोई किसी पब्लिक लाइब्रेरी में गया हो तो कोई भी आके बैठे पढ़ना शुरू कर दे, फिर मेंबरशिप होती है ना, तो उस मेंबर को ही बैठने की इजाज़त है। तो जो भी उसने जिसने भी लाइब्रेरी को ज्वाइन किया होगा, लाइफ मेंबरशिप का मतलब है उसने एक वन टाइम पे किया होगा और उसके बाद बस वो ताहयात उस लाइब्रेरी का मेंबर बन गया, कार्ड बन गया उसका, बस अब वो कार्ड दिखाएगा और बैठा करेगा, वो उसके अलावा चीज़ होगी। ये लाइफ मेंबरशिप वो है जिसने एक ही दफ़ा वन टाइम पे करना है बस, ये इसलिए मैं इसको ज्वाइनिंग फीस भी कह रहा हूँ। वो अलहदा हो सकती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन एक अलहदा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये बस वन टाइम फीस है, इसको बस ज्वाइनिंग करते हुए मेंबर ने पे करना है।
अच्छा, ये जितनी मिसालें लिखी हैं इनमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो पूछ लें अभी, कोई चीज़ जैसे कोई इदारे की मिसाल में कन्फ्यूजन हो रही हो। जैसे मेंबरशिप फ़ीस है, हॉस्पिटल पे ये नहीं होती होंगी चीज़ें, ये मेंबरशिप फ़ीस वहाँ होती है जहाँ कोई इदारा बनता है जिससे मेंबर्स आके फैसिलिटीज़ ले रहे होते हैं। जैसे आई कैप है, उससे बेनिफिट किसने लेना है? गरीबों के लिए। वो हम कौन, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ना, जो सीए का प्रोफेशन है उसको एक गवर्न करने के लिए बॉडी चाहिए, एक पूरा नेटवर्क चाहिए जिससे वो आपस में कनेक्टेड रहें, रूल्स बनाएं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलो करते हों। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी जो मेंबर हैं उन्हीं के लिए है, तो फिर वो इसके मेंबर हैं, उनको फीस देनी होती है, मेंबरशिप फीस। इसी तरह कोई स्पोर्ट्स क्लब बनता है तो किन के लिए होगा? जो मेंबर हैं। लाइब्रेरी बनेगी तो जहां पर कोई ग्रुप ऑफ पीपल अपने फायदे के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वहां पर मेंबर और मेंबरशिप फीस होगी। लेकिन जहां पर कोई और सोसाइटी के कॉज के लिए कोई चीज बनती है, चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसी तरह का कोई और कोई लंगर खाना, इस तरह की अगर चीजें हैं तो फिर वो सबके लिए है, तो वहां पर डोनेशंस आया करती हैं। उनका मेन काम डोनेशंस होता है। और ट्रेडिंग एक्टिविटीज दोनों ही कर सकते हैं, रेंट दोनों ही कमा सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस ये वन ऑफ फीस ही होती है, ये वन टाइम पेमेंट है। ये वन टाइम पेमेंट है बस। इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं दुनिया में चलते, जो आई कैप की बुक में है वो बता देता हूँ। 3 तरीके हैं। सवाल में देखना पड़ेगा कौन सा तरीका लगाने को कहा है, और अगर कोई तरीका नहीं बताया तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर लें। एक तरीका है कि इसको इनकम मान लें। यानी पैसे मिल रहे हैं, कैश डेबिट, और इसको इनकम मान लें। जैसे मिले इसको इनकम मान लें। दूसरा तरीका यह है कि इसको फॉरेन इनकम ना माने, ओवर अ पीरियड इनकम मान लें, जिस तरह वो गवर्नमेंट ग्रांट होती थी। नहीं, इनकम ही बनेगी, एक्सपेंस क्यों? जिस तरह गवर्नमेंट ग्रांट थी कि उसको एक लायबिलिटी बना लिया और फिर हर साल थोड़ा थोड़ा करके इनकम बनाते गए, वैसे कितने पीरियड पे, ये उनकी मैनेजमेंट की मर्जी। हाँ जी, उनकी अपनी पॉलिसी होगी कोई। जी जी। इसकी लीगल हैसियत क्या होगी, ये कह रहे हैं आप? CMH वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी ना। देखें, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोई ओनर पैसा इसलिए लगा रहा हो कि प्रॉफिट्स ड्रॉ करे, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जो ऐसा नहीं है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी ना किसी कॉज के लिए, किसी ना किसी खास ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको जहां मौका मिलेगा वो तो पैसे भी लेंगे ही ना, खर्चा भी तो चलाना है ना। जिस कॉज के लिए वो बना है उस कॉज पे तो खर्चा करना है, लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? जहां से अर्न कर सकते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी से अर्न कर सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं, तो कहीं से तो अर्न करना है ना। क्या सरप्लस कहां से आता है? नहीं, आप पूछ रहे हैं कि जो सरप्लस आ रहा है वो काफी है, वो जनरल फंड में डाल रहे थे ना।
जनरल फंड में कंट्रीब्यूट होता जा रहा था। जी मिल सकती होगी, मिल सकती होगी। वो उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये पूछ रही हैं। ये जो कंपनीज, ये जो आईएसएस पढ़ते हैं ना, ये उनके लिए नहीं होते, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कंपनीज के लिए होते हैं, तो उनके लिए होगा कोई स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टाइप। अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 2 लिखा है, ये इतना काफ़ी है ना, समझ आ रही है बात, कि इसको डेफर्ड इनकम बना के फिर ओवर अ पीरियड। और तीसरा हल ये है कि इसको सीधा सीधा जनरल फंड में डाल दें। जनरल फंड में जाके ऐड कर दें। जनरल फंड जो बैलेंस शीट में इक्विटी टाइप चीज़ बताई थी, उसमें ऐड कर दें बस। इसकी एग्जांपल मतलब कैलकुलेशन के एतबार से उस इदारे के मैनेजमेंट की मर्जी कि एक साल में इनकम ना बना लें, बहुत सारी इनकम आ जाएगी, ज़रा आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके इनकम बना लें। कोई ख़ास बेसिस नहीं होंगी, बस फ़ौरन एक साल में इनकम नहीं बनाना चाह रहे होंगे, नज़र लग जाएगी। तो ओवर अ पीरियड 10 साल, 15 साल, 20 साल, जैसे उनकी मर्जी, ओवर एनी स्पेसिफाइड पीरियड। यानी इसमें कहीं मैचिंग नहीं आ रही है, इसकी मैचिंग किसी से नहीं है। ये तो वैसे ही बस कह रहे हैं फ़ौरन ना इनकम बनाएं, थोड़ा ठहर ठहर के इनकम बनाएं। अब कितने साल पे इनकम बनाना है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वालों की मर्जी। जी, अगर ये तरीका पेपर में आया तो बताया होगा कितने साल पे बनाना है। अगर कोई मेथड नहीं कहा तो जो मर्जी कर लें, आसान क्या है, फर्स्ट वाला बना लें। नहीं ना, जनरल फंड में जो डाल दिया, कैश डेबिट, जनरल फंड क्रेडिट, इनकम ही नहीं आई तो कम कैसे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं गया ना ये। आप समझे कैपिटल बना दिया तो उससे इनकम कैसे कम हो गई? जनरल फंड इस ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल टाइप चीज है, तो सीधा उस कैपिटल में ऐड कर दिया, तो इनकम कैसे कम हुई इससे? चलिए, इनकम्स यही हैं और एक्सपेंसेस इसके वैसे ही हैं जैसे आम बिजनेस के होते हैं, लेकिन फिर भी वो वर्किंग चूंकि रिवाइज करानी है तो इसलिए मैं एक्सपेंसेस की भी हेडिंग बना देता हूँ। इनकम्स बस यही हैं। इनकम्स बस वही काफ़ी हैं। एक्सपेंसेस इसके मोस्टली वैसे ही हैं जैसे बिजनेस के होते हैं। सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, वही जो बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं उनके भी वही एक्सपेंसेस होते हैं। क्योंकि ऑफिस, चाहे वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ऑफिस तो ऑफिस है। लोगों की सैलरीज होंगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, रेंट हो सकता है, एसेट्स की डेप्रिसिएशन हो सकती है, तो एक्सपेंसेस तो मेनली वही हैं। और यहाँ पर चूंकि फिर से इस्तेमाल हो जाना है वर्किंग्स में,
इसलिए मैं वो एक्रूअल वाला अकाउंट बना रहा हूँ। एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेएबल या ओपनिंग एक्रूड भी कहते हैं इसको, क्लोजिंग एक्रूड या पेएबल, क्लोजिंग प्रीपेड। पेमेंट्स किधर? इसी साइड पे ना, इसी साइड पे। और एक्सपेंस फॉर द ईयर, अच्छा अगर हम सवाल कर रहे हुए रिसीट एंड पेमेंट्स का, तो ये चीज़ है जो रिसीट पेमेंट पे आनी है। अगर सवाल कर रहे हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की चीज़। अच्छा इन सब पे ये नहीं लग रहा होगा डेप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन वो डेप्शन नहीं, वो I-16, तो वो सारी चीज़ें वैसे ही कैलकुलेट हो रही होंगी। ये मैंने लिखी हैं, ये रेंट, इंश्योरेंस, उनके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती हैं। तो उसमें फिर आपको सवाल में ये वर्किंग अक्सर करनी पड़ेगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सवाल हुआ तो ये फिगर है, और अगर बैलेंस शीट का सवाल हुआ तो फिर ये चीज़ें। हैं कॉस्ट है बस, नहीं थे कॉस्ट की क्लास में? ठीक है ठीक है, चलें यार, जिससे भी मिलने गए थे ऐसे बात नहीं। FAR 1 की नहीं है क्लास, आपकी रहेगी बिरयानी पे है? नहीं कॉस्ट में तो कही नहीं मैंने तो FAR 1 में कही थी। नहीं है, कॉस्ट की है बस। हाँ जी नोटेड। चलें अब करते हैं इसके सवाल। अच्छा पहले प्रैक्टिस में कराने लगा हूँ रिसीट एंड पेमेंट के सवालों की, साथ इनकम एक्सपेंडिचर की भी प्रैक्टिस आ जाएगी, लेकिन बैलेंस शीट का सवाल होगा तो उसमें कुछ और ख़ास मेहनत करने वाली है। इसलिए पहले मैं रिसीट एंड पेमेंट की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर जब बैलेंस शीट के सवालों पे जाएंगे तो उसके लिए काफ़ी सारी टिप्स बताऊँगा आपको।
पहले रिसीट एंड पेमेंट की करते हैं प्रैक्टिस। अच्छा, उन स्टैंडर्ड्स, इसके कुछ ना स्टैंडर्ड्स भी हैं, वो इस दफ़ा नए डले हैं सिलेबस में। उससे पहले पहले बस ये ख़त्म थ्योरी, अब प्रैक्टिस है। तो आप आ जाइए, पहले आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हैं जी, क्या पढ़ना चाहें तो शौक से पढ़ लें, अगर पढ़ना है तो। चैप्टर 11 है, पढ़ लें, पढ़ना है तो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। रिसीट्स एंड पेमेंट्स की कर रहा हूँ पहले प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ लीजिए, करता हूँ।
हाँ जी, कितना अर्सा लगेगा? अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट का सवाल हो और साथ इनकम एक्सपेंडिचर भी बेशक हो, लेकिन बैलेंस शीट नहीं है, तो इसके लिए गाइडेंस कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी है कि सवाल बस तरतीब से चलते रहें, उसमें से रिसीट्स एंड पेमेंट्स ढूंढ के लिखनी है। कैश फ्लो का तो एक प्रॉपर फॉर्मेट था ना, इसमें सिर्फ इतनी गाइडेंस है कि आपको इस इदारे की ट्रांजैक्शंस बताई होंगी फॉर द ईयर, बस। हो सकता है कुछ और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन में से रिसीट्स पेमेंट्स ढूंढ के लिखते जाना है, बस सिर्फ ये टेक्निक है रिसीट्स एंड पेमेंट्स की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना हो तो भी सिर्फ यही टेक्निक है। हाँ, जब बैलेंस शीट की प्रैक्टिस कराऊंगा फिर उसकी कुछ और टेक्निक्स हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सवाल में क्या गिवन होता है और क्या क्या हमें वर्किंग करनी पड़ रही होती है। बैलेंस शीट का सवाल बड़े टेक्निकल तरीके से होता है। तो इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो इसका सिंपल सा तरीका है बस कि आप रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट क्या बनाना है, पेज की जगह रख लें और सवाल तरतीब से चलते जाएं। जहाँ जहाँ रिसीट्स पेमेंट्स मिलती जा रही हैं वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में लिखते जाएं, और जहाँ जहाँ इनकम्स एक्सपेंसेस मिलते जाएं, इनकम और रिसीट में फ़र्क होता है और पेमेंट और एक्सपेंस में फ़र्क होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा है, दोनों साथ ही बना लेते हैं, सवाल तरतीब से पढ़ते जाएंगे, जो जो जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ लिख लेंगे। एक्सपेंसेस और इनकम्स, बल्कि ये है टी जी, ये टी है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है एक ओपनिंग बैलेंस। चलो खैर, रास्ते में जहाँ आएगा देख लेंगे। सवाल की टेक्निक सिर्फ इतनी है कि सवाल ध्यान से पढ़ते जाएं और जो जो रास्ते में चीज़ें मिलती जा रही हैं बस वो करते जाएं, बस। पॉइंट नंबर 1, दे स्टार्टेड द ईयर, तो ये इसका मतलब बिजनेस का पहला साल है। बिजनेस तो खैर है ही नहीं। इस एसोसिएशन का पहला साल है? नहीं, बस बीडी है कि जब साल शुरू हुआ तो बैंक में इतने थे जिससे साल शुरू हुआ। क्या लिखूं मैं, कहाँ लिखूं? इधर ब्रॉड डाउन आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना? 37,600। और साल एंड किया यानी सीडी ओवरड्राफ्ट, वो पता नहीं कितनी जगह लगे, तो आखिरी लाइन में लिख लेंगे। अभी नहीं पता ना कितनी लाइनें आनी हैं, आखिर में लिख लेंगे सीडी। विच वॉज सिक्योर्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विद बैंक, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बैंक ने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इस इदारे को दी ही क्यों होगी? है इन्वेस्टमेंट के लिए तो होगा, लेकिन बैंक भरोसा क्यों करेगा भाई? मैं आप बैंक में चले जाए जी मुझे ओवरड्राफ्ट चाहिए, दे देंगे ओवरड्राफ्ट? धक्के देंगे आपको? है कोई सिक्योरिटी रखवाई होगी ना, तो ये बस इंफॉर्मेशन है कि कुछ सिक्योरिटी रखवाई थी, पर ठीक है रखवाई थी तो रखवाई थी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, दे रिसीव्ड, ये रिसीट्स में आएगा। सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू इतनी, कितनी? 6,600। अब आगे है इसकी तफसील। आउट ऑफ विच 2000 वर एरियर्स, यानी कोई पुराने थे जो मिले हैं। आउट ऑफ 66,800 की बात हो रही है।
66-800 जो मिले हैं उनमें 2 ऐसे हैं जो भी मिलने नहीं, जो पुराने को रिसीवेबल चल रहे थे, और 6800 कब के हैं? करंट सब्सक्रिप्शन, और 4000 क्या है? एडवांस। तो टी अकाउंट बनाए बगैर ही पता चल गया कि इनकम फॉर द ईयर कितनी है। 64 नहीं है, 60800 है। चलें फिर अकाउंट ही बना देता हूँ। ले जी अकाउंट ही देख लें, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। इस साल रिसीव हुआ है कितना? 2000 पुराना रिसीवेबल था, तो फिर वो बीडी था। इस साल एडवांस में रिसीव हो गया है, किधर लिखूं? क्लोजिंग एडवांस 4000, बैलेंस करें तो ये क्या है? ये इनकम। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में ये आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये आएगा सब्सक्रिप्शन इनकम। अच्छा, इस चैप्टर के सवालों के लिए बैलेंस शीट में तो लाजमी, लेकिन यहाँ भी इस चैप्टर के सवालों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये बात कि आपको जो भी ट्रांजैक्शन नज़र आए सवाल में, आप उसकी डबल एंट्री बना सकते हो। अगर बैलेंस शीट का सवाल होगा फिर तो लाजमी यह काम करना पड़ेगा, और अगर बैलेंस शीट का सवाल नहीं भी है फिर भी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आप उनकी डबल एंट्रीज बनाने के काबिल हों। काबिल हैं? काबिल हैं? काबिल। पॉइंट नंबर 3, पहला सेंटेंस। हाँ जी, पहला सेंटेंस बस। कैश डेबिट और जनरल फंड क्रेडिट, बताएं क्या कहाँ लिखूं? कैश डेबिट, जनरल फंड की डोनेशन है कितना? 41600, और यहाँ कुछ भी नहीं, कैश डेबिट जनरल फंड क्रेडिट, यहां पर तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट, 68,000 डोनेशन रिसीव हुई फॉर मेडिकल एड फंड, कैश डेबिट और मेडिकल एड फंड क्रेडिट। क्या करूं यहां पर? कितना? 68,000। इधर कुछ भी नहीं, इसमें से खर्च कर दिए 57600। हाँ जी, पे कर दिए। मेडिकल फंड डेबिट, कैश क्रेडिट। कितना? इधर क्या आएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही खाली जगह देख के कुछ नहीं आ जाएगा। एंट्री देखे ना, एंट्री क्या है? एंट्री क्या हो रही है? जब पैसे मिल रहे हैं कैश डेबिट मेडिकल फंड क्रेडिट, कुछ भी नहीं है इधर। जब खर्च हो रहा है तो मेडिकल फंड डेबिट कैश क्रेडिट, फिर भी कुछ नहीं। इनकम एक्सपेंस का तो कुछ नहीं आया ना इसमें। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी इस ऑर्गेनाइजेशन ने
कहीं किसी सरकारी इदारे में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सिक्योरिटीज़ ये होती हैं, ये सर्टिफिकेट्स, डिबेंचर्स, शेयर्स वगैरह, इनको सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप समझिए जैसे कौमी बचत मरकज़, सुना है कभी नाम? नेशनल सेविंग सेंटर नहीं? अच्छा चलें, अच्छी बात है। सूदी मामलात हैं इसमें, अगर आपके फैमिली में कोई इन्वॉल्व है इसमें तो बता रहा हूँ, सूदी मामलात हैं। अच्छा जी, तो गवर्नमेंट का इदारा है तो उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए सर्टिफिकेट्स खरीद लेते हैं। तो ये मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी। कितनी थी? तो ये कोई खरीदी है अभी? तो इसको कहाँ लिखूं? क्या नहीं, वो तो एक एसेट है। चलें आगे। सेल कर दी तो बेची हैं तो उससे कैश मिला होगा। चूंकि बेची हैं कितने की, तो 1 लाख तो आया होगा कैश। सिक्योरिटीज बेची हैं 1 लाख की, लेकिन ये बुक्स में कितने की थी? आधी बेची हैं उसमें से 80,000, तो फिर 20,000 इस पे प्रॉफिट आया। सिक्योरिटी सेल करने पे 20,000 प्रॉफिट हुआ है जी। वो तो पहले की कभी खरीदी हमारे पास पड़ी है। अरे बेचा है। हाँ, तो फिर मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बीडी बिल्डिंग भी लिख दूं, फर्नीचर भी लिख दूं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश का अकाउंट है ना? हो, कैश अकाउंट है यार, तो कैश का बीडी नहीं आएगा। कैश अकाउंट है, कैश एंड बैंक अकाउंट है, तो कैश एंड बैंक का बीडी आएगा ना। टी अकाउंट है कैश का, तो कैश का ही बीडी आएगा, वही लिखा है। और भी पूछ लें, किसी ने पूछना है तो? नहीं, पूछ रहे बताएं। पूछें यार, अभी नहीं तो फिर कब? अगले सेशन में क्या? अभी बताएं, अभी पूछें। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने जब कल फॉर्मेट बनाया था फॉर्मेट, तो आपको बताया था ये कैश एंड बैंक अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा अच्छा, तीसरा सेंटेंस, चौथे पॉइंट का तीसरा सेंटेंस। इस साल इससे इंटरेस्ट मिला है, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं सिक्योरिटीज, इनसे इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट इनकम हो गई। और लिखा नहीं है लेकिन कैश ही मिला होगा। कितनी? कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। यहां तक कोई मुश्किल परेशानी? आसान है ना? FR1 आसान है। आसान भाई, खत्म हो गया। देखें एंडिंग ही इतनी आसान है। आई सेट मुश्किल था यार, इतनी सारी तो कराई प्रैक्टिस, इतनी सारी।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। क्यों? नहीं नहीं, हलाल हराम तो ये तो, हाँ सही है। नहीं, बात आपकी इस लिहाज से सही है। देखें, नहीं नहीं, इस पर सीरियस ही मशवरा दे रहा हूँ। ये जो किसी की मदद करना, ये फितरतन इंसानी जज्बा है। जो गैर मुस्लिम होगा ये जज्बा उसमें भी होगा। तो ये तो एक फितरी जज्बा है कि किसी की मदद करनी है। अब उसमें हलाल हराम की डेफिनेशन तो तब आएगी जब दीन पे मानने वाले होंगे। जो दीन पे मानने वाला नहीं है, इंसानी जज्बा तो सबके अंदर होगा। हलाल हराम का तो शरीयत के साथ लिंक है ना। तो ये जितने इदारे बने होते हैं, अगर वो वेलफेयर के लिए बने हैं तो ये तो एक इंसानी जज्बा है वेलफेयर करना। तो वो ज़रूरी तो नहीं कि शरिया कंप्लाइंट इदारा, शरिया कंप्लाइंट इदारा होगा तो फिर ये काम नहीं हो रहे होंगे इंटरेस्ट वाले। पॉइंट नंबर 4 डन। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, ऑफिस प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग वर परचेज्ड 240,000 की एंड अ मोर्गेज वॉज अरेंज थ्रू अ बैंक फॉर 1,20,000। इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, कितनी? 240। यहां क्या लिखूं? बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, और बैंक के पास गिरवी रख के लोन ले लिया। ये मतलब है मोर्गेज का। बिल्डिंग को गिरवी रख के लोन ले लिया, ये मोर्गेज का मतलब है। मोर्गेज कहते हैं बैंक से लोन लेना, कोई ये इमूवेबल चीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के। बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। वन 20 प्रेमिसेस डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट मोर्गेज लोन क्रेडिट। जी जी, लोन है। हाँ तो वो तो सिक्योरिटी के तौर पे रखा है ना। बैंक से लोन लिया और बिल्डिंग का कागजात गिरवी रख दिया उनके पास। नहीं नहीं, बिल्डिंग दे के नहीं पैसे लिए। नहीं क्यों नहीं है, वो बिल्डिंग हमारी है, हम ही रह रहे हैं उसके अंदर। गिरवी रखने का मतलब होता है कि कागजात उनके पास रखवा दिए और उनसे कहा कि अगर ये लोन वापस ना हो सका तो आपका हक है, आप बिल्डिंग बिकवाएं और अपने पैसे रिकवर कर लें। बिल्डिंग हमारे पास होगी, लोन लिया है बस। बैंक डेबिट लोन क्रेडिट। लॉ पढ़ा है? लॉ में पढ़ा हुआ है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। लीगल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू इतने, फुल स्टॉप, बस। एक्सपेंसेस आ गए कितने, और कैश क्रेडिट। जल्दी जल्दी भी एक सवाल करना और जल्दी करें। पॉइंट नंबर 5, तीसरा सेंटेंस। जो लोन लिया था उसका एक इंस्टॉलमेंट वापस की और 6400 ऑफ विच 3600 इंटरेस्ट है, यानी
लोन वापस किया होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया होगा, तो कैश बना है 64। इसमें इंटरेस्ट है तो ये कितना होगा 2800। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां आ जाएगा, लोन डेबिट हो जाएगा कहीं, कैश क्रेडिट यहां आ जाएगा। सिक्सटी लो है क्या हुआ, कैश कितना क्रेडिट हो रहा है, तो 6400 लिख दिया। लोन डेबिट होता रहे, लोन डेबिट, हम तो लोन अकाउंट नहीं बना रहे ना, हम तो सिर्फ रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे। क्या नहीं, यहां पर कितना लिखूं, ये तो कैश है ना यार, कैश कितना पे हो रहा है 64। डबल एंट्रीज आती हैं, आनी चाहिए। ऑल्ट्रेशन एंड रेनोवेशन ऑफ द प्रेमिसेस, ये बिल्डिंग में ऑल्ट्रेशन करवाना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेनोवेशन तो बिल्डिंग डेबिट कितने से 456000, बिल्डिंग डेबिट 456, ऑफ विच 12000 अभी पे नहीं किए, तो वो पेएबल है, और बाकी पे कर दिया होगा 33600। अब इसको कहां कहां लिखूं, थर्टी थ्री 600 और बस पेबल पेबल में चला जाएगा, वो हम यहाँ बना नहीं रहे, बिल्डिंग बिल्डिंग में चली जाएगी, वो हम यहाँ बना नहीं रहे। जी, बिल्डिंग की रेनोवेशन की है, अल्ट्रेशन की है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कुछ 2 कमरे और, जिस तरह ये लाइब्रेरी से क्लासरूम बना लिया, रेनोवेशन हो गई, अल्ट्रेशन हो गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो IS 16 था ना, एक IS 16, तो ये सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग डेबिट इतने का, खर्चा जो रेनोवेशन कराई है वो इतने की है, लेकिन इसमें से 12 अभी पे नहीं किया, आउट ऑफ विच 12000 वाज स्टिल ओइंग, ओइंग मतलब पेएबल है, तो वो 12000 अभी पेएबल है, तो बाकी पे कर दिया होगा कैश क्रेडिट, तो वो पेमेंट्स में लिख दिया। अल्ट्रेशन की वजह से मैंने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा है, वरना रेनोवेशन छोटी मोटी हो तो वो पेंट वेंट भी हो सकता है, तो इसलिए वो एक्सपेंस है, लेकिन अल्ट्रेशन का भी वर्ड साथ आ गया, इसलिए कैपिटलाइज कर लेते हैं इसको। पॉइंट नंबर 6, ऑफिस फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट इतना ऑन 1 जनवरी फुल स्टॉप। ये क्या है, ये फर्नीचर का BD है, वॉज वैल्यूड मतलब इसकी वैल्यू इतनी थी, तो बस ओपनिंग बुक वैल्यू दी हुई है। किस लिए दी है ये, डेप्रिसिएशन के लिए। अगला सेंटेंस, ₹13,600 वॉज पेड फॉर एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, यानी पेमेंट कितना 13,600 लिखो, नहीं इसमें से माइनस कर लूं 56, पक्की बात है।
45,600, 12,000, 33,600, 5,600, 5,600 या 5,000 क्या लिखा हुआ, और 13,600, इनको ऐड करें। अब दोनों पॉइंट्स की अंग्रेजी में फर्क देखें। 45,600 आउट ऑफ विच या ऑफ विच 12, यानी इसमें से 12, तो फिर बाकी पे हो गया होगा। अगले सेंटेंस में 13,600 एंड 5600, 13,600 वॉज पेड एंड 5,600 स्टिल ओइंग, तो इसमें से ये नहीं है, यानी फर्नीचर टोटल इतने का खरीदा है, इतने पे कर दिए, इतने पे करने हैं, तो पेमेंट में तो 13,600 आएगा। और अगले सेंटेंस का क्या करें, डेप्रीसिएशन। फर्नीचर का ओपनिंग था 12,000, एडिशन हुई है 19,200, ये भी तो बताया 19,200, फर्नीचर डेबिट 19,200, कैश क्रेडिट इतना, पेबल क्रेडिट इतना। कहीं डेट बताइए इसकी, तो बस फिर पूरे साल की लग जाएगी 31,200, और डेप्रिसिएशन कितनी है 31,20। कहाँ लिखूं, डेप्रिसिएशन डेबिट, अरे वाह, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, शाबाश, ज़बरदस्त। देखा, आसान सा था ये 16, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना था बस इधर। हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट या एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। एक सवाल होमवर्क तो फिर कर ही लेंगे आप, नहीं एक बस है, तो एक ही तो सवाल दिया यार कॉस्ट का, वो भी वो मैंने कहा जो क्लास वाला है वही है, वो तो उन लोगों के लिए जिनको को फिक्र हो, बाकी तो कोई नहीं है। नहीं, ऐसी बाकियों की बात कर रहा हूँ, कोई बाकी। चलिए एक कर दें, एक। नहीं, ये तो कर ही रहे हैं कंप्लीट है, तो खत्म भी हो गया टाइम। पॉइंट नंबर 7, बस थोड़ा सा रह गया सवाल, होमवर्क कर देंगे तो मेहरबानी आपकी, नहीं करना तो भी आपकी मर्जी। अच्छे लोग लगते हैं यार, कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14, उसमें भी यही रिसीट एंड पेमेंट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। क्या, नहीं नहीं नहीं, एक साल के बनाना है, वो तो वैसे आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, रिसीट पेमेंट बनाना है ना, तो उसमें एसेट्स की एडिशन निकालनी है, जैसे कैश फ्लो में करते थे हैं? इसमें डेप्रिसिएशन का ही एक पॉइंट है और एक सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है, दो ही पॉइंट है इसमें, पॉइंट ही दो हैं इसमें। क्या, नहीं नहीं, हाँ ये है भी तो आपके पैदाइश, नहीं पैदाइश की तो बात कही है। अच्छा अच्छा, नहीं नन्हे मुन्ने ही थे ना, 2008 में तो छोटे से ही थे आप लोग। हाँ जी, सही बात। पॉइंट नंबर 7, दी ओनली अदर रिसीट। अच्छा, सवाल चल रहा है अभी, ओनली अदर रिसीट इस सवाल की नहीं है, वैसे इस पॉइंट में है।
द ओनली अदर रिसीट वॉज 6000 फॉर सेल ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर आप समझ लीजिए कि कोई ये पढ़ने के लिए कोई अदब, तो एसोसिएशन किनकी है? हाँ, तो बुढ़ा बंदा पढ़ेगा ही ना बैठ कर, और क्या करेगा। तो उनके पढ़ने पढ़ाने के लिए किताबें छापी होंगी, और उनमें से आधी मुफ्त बांट दी, और जो बाकी आधी हैं वो बेच दी 6000 की। पहला सेंटेंस बाद में बताता हूं, पहले दूसरा सेंटेंस बताता हूं। 4800 वर्थ ऑफ लिटरेचर वॉज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। द टोटल कॉस्ट ऑफ लिटरेचर अमाउंटेड टू इतना। 96 में से आधा करें तो 48 बनता है, और बाकी कोई स्टॉक ईयर एंड पे नहीं है, यानी 9600 का लिटरेचर पाया था, उसमें से आधा फ्री बांट दिया। अब पहला सेंटेंस, तो जो बाकी आधा है वो 6000 का बेच दिया। तो ये जो छपवाया है इस साल ही छपाया होगा, क्या एंट्री हुई होगी? कैश क्रेडिट हुआ होगा, लिटरेचर एक कॉस्ट डेबिट हो गई होगी। और आप इनको नेट भी कर सकते हैं, 96 और कैश क्रेडिट हुआ होगा 96, और जो बेचा है उसको अच्छा क्या किया होगा फिर? ये खर्चा क्या है? 9600 किस चीज़ की है? कॉस्ट ऑफ लिटरेचर क्या है ये? कब बना था? अच्छा कब बना होगा? इस साल नहीं? सारी इंफॉर्मेशन आपको इस साल की बताई है ना। अब ये टोटल जो लिटरेचर की कॉस्ट है वो इतनी बताई है। तो अगर आप ये ज्यूम करते हैं कि नहीं छपाया कभी पहले ही था, ठीक है, पहले छपाया था तो वो 96 वहाँ नहीं आ रहा होगा, वो भी ठीक है। लेकिन फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप ये सवाल में लिखें कि ये 96 पुराना पड़ा हुआ था कोई, क्योंकि पढ़ के नॉर्मल मीनिंग यही लग रहा है कि इसी साल ही छपाया होगा, क्योंकि फॉर द ईयर इन्फॉर्मेशन है बस। नहीं सिर्फ वर्ड नहीं, सिर्फ ये कि छपवाने का जिक्र नहीं है। कौन सी क्लास में बेटे? नहीं बेटा, कैफ की क्लास। ये क्या है? मतलब ये कमेंट किस लिए जरूरत है करने? कोई आवाज़ तो किसी लड़के की आई है ना, कोई ना किसी लड़की की आवाज़ थी, ना कोई बिल्ली की आवाज़ कहीं से आई है, तो आवाज़ तो कोई लड़के की आवाज़ थी, क्या ज़रूरत है कमेंट करने की? कौन सा पॉइंट कर रहे थे पता नहीं। हाँ तो कॉस्ट लिखता हूँ अभी, तो वो बात उलझ गई थी। लिटरेचर की कॉस्ट लिखी है ना, तो किस चीज़ की कॉस्ट हो गई है? हाँ तो अगर ऐसा लग रहा है कि पहले कभी छपवाया था, ख़रीदा था, तो ठीक है लिख दें पहले कभी लिख। तो फिर ये भी कैसे लिख रहा है कि दी ओनली अदर रिसीट वॉज, ये कहाँ लिखा है? ये रिसीट ड्यूरिंग द ईयर है, क्या पता पहले कभी बेच के पैसे आए हो। हाँ तो वो भी इंफॉर्मेशन के साथ ही जा रहा है ना। जो लिटरेचर था उसमें से इतना मुफ्त बांट दिया, कब? इसी साल के दौरान। इतना 6000 का बेच दिया, कब? इसी साल के दौरान। टोटल कॉस्ट इतनी थी, तो इस साल ही छपाया होगा। और ये 6000 का जो बेचा, और क्या करें? छपवाया 9600 एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, बेचा कैश डेबिट
सेल ऑफ लिटरेचर क्रेडिट। नहीं, क्या एतराज है? हाँ, तो वो इसके अंदर आ गई ना। 96 में 48 भी तो है ना। अगर आपने 96 यहां नहीं लिखना तो आप यहां 48 लिख दें और इधर 1200 लिख दें, लेकिन वहां 96 और 6000 ही आएगा, क्योंकि पैसा तो आया गया उतना ही है। 96 लिखें, 6000 लिखें, या फिर 4800 लिखें और 1200 लिखें। एसेट क्यों है? बांट दी, रखी नहीं है। कब छपवाई थी? कितना अरसा पहले छपवाई थी? अच्छा, अच्छा चलें, जो मुफ्त बांट दी उनका क्या? नहीं नहीं, बांट दी ना मुफ्त, एसेट था। चलें अब मुफ्त बांटते हैं अब। हाँ, और एक्सपेंस बन जाएगा ना। क्या हो गया भाई? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, पर्दा तो नहीं ना यार। अच्छा, जी सेम बस। हाँ, 4:30 से 6। ये भी बस ख़त्म करने लगा। कोई क्लास है इधर? करनी है, करनी है। हैं जी? नहीं नहीं, बस ख़त्म कर रहा हूँ। वो हम पिछले साल में चले गए, वरना तो अभी तक हम घर भी चले गए होते। चलें आगे देखें। अगर पुराना एसेट भी था तो मुफ्त बांट रहे हैं। चलें 4800, और जो बाकी आधा था बेच दिया ना, तो 6000 का बेचा हो गया, 1200 का प्रॉफिट आ गया। हाँ, तो मैंने कहा था आप चाहे 4800 यहाँ फिर 1200 यहाँ लिख लें, ऐसे कर लें। बेचा तो 6000 का ही है ना। नहीं, ये 9600, तो वो तो इस असम्पशन पे है ना कि पहले कभी खरीदा था, फिर वो यहां नहीं आएगा। लास्ट अदर पेमेंट्स वर, तो ये पेमेंट्स हैं, ये चारों पेमेंट्स हैं। क्या क्या हैं? सैलरीज हैं 28,000, स्टेशनरी पता नहीं ई आता है कि ए आता है, 12,000 हैं। अदर एक्सपेंस 69,200। और क्या है? नहीं, पेमेंट्स पूछी है मैंने बस, यही है ना जी। रेंट 13,600 बस। अच्छा, अब यही सारे नाम से एक्सपेंस भी लग रहे हैं, लेकिन आगे ब्रैकेट वाली बात को देख लेते हैं। सैलरीज के बारे में और कुछ नहीं बताया, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 28,000। रेंट, रेंट इतनी बाद में क्यों आया? अच्छा, रेंट जी। अच्छा, हम किस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं? 4 की। 13,600 इस साल पे किया है। ब्रैकेट में लिखा है कि पिछले साल 4 पेएबल था, तो ये जो 13,600 पे किया है, 4 तो पुराना वाला है, इस साल वाला कितना है वो रेंट एक्सपेंस में आएगा। पे तो इतना ही किया है, लेकिन इसमें से 4 पुराना पे किया होगा, तो फिर इस साल वाला ये होगा। स्टेशनरी
कुछ नहीं बताया तो इसी साल की होगी। स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट कितना है 12,000 नहीं, हाँ जी 12,000। और लास्ट अदर एक्सपेंसेस 69,200 दिए हैं, लेकिन उसमें से 6,400 प्री पेमेंट्स हैं, तो माइनस कर दें तो बाकी फिर इस साल के हैं 62,800 और बस ख़त्म। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे तो इधर आया तो सरप्लस, इधर आया तो डेफिसिट। क्या है देखिए, और यहाँ वाला सीडी आपको सवाल में बताया हुआ है। इधर इधर क्यों, कितना पहले पॉइंट में बताया हुआ है 49। अच्छा इधर क्या है जी, है जी इधर है सरप्लस है, इधर ही है डेफिसिट 47,520 और वो टैली है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।